एक पुरानी जंग लगी तलवार थी, ठीक है, एक पुरानी जंग लगी तलवार थी, लेकिन उसमें इतनी अधिक चमक थी, इतनी अधिक गर्मी थी कि उसने क्या कर दिया, ब्रिटिश सरकार के रोंगटे खड़े कर दिए। ठीक है, किस हिसाब से रोंगटे खड़े कर दिया आपको समझाता हूं। ठीक है, देखो, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदे ने हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी कोमल करने की सबने मन में ठानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। ठीक है, चमक उड़ गई थी 1857 में, एक तलवार पुरानी थी लेकिन इतनी ज़्यादा शक्ति थी उसमें, इतनी ज़्यादा ताकत थी कि उसने क्या कर दिए, ब्रिटिश सरकार को क्या कर दिया, हिला के रख दिया। आज हम चर्चा करने वाले हैं 29 मार्च 1857 को मेरठ के बैरकपुर छावनी से एक व्यक्ति मंगल पांडे ने जिसका प्रारंभ किया 1857 की क्रांति, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, प्रथम सैनिक विद्रोह के नाम से जाना जाता है, उस क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने जो बंगाल, जो भारत के गवर्नर थे, ठीक है, 1757 से लेके 1856 ईस्वी तक जो लास्ट थे, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के पश्चात, ठीक है, 1857 ईस्वी में इस क्रांति का क्या होता है, जन्म होता है, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से क्या करता है, फैलता है और ब्रिटिश सरकार के क्या करता है, कर देता है, रोंगटे खड़े कर देता है। इसके प्रमुख नेता कौन कौन थे भारतीय, मंगल पांडे जो मेरठ से थे, ठीक है, जिनके द्वारा सबसे पहले इसका प्रारंभ किया गया था। ठीक है, रानी अवंतीबाई, नाना साहब, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई हो गई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह हो गए, बख्त खां हो गए, लियाकत अली हो गए, बेगम हजरत महल, इनके नेतृत्व में इस क्रांति का क्या हुआ, जन्म हुआ और पूरे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इनके ही नेतृत्व में तेजी से यह क्रांति फैला और ब्रिटिश सरकार को क्या कर दिया, इन लोगों ने हिला डुला के रख दिया। तो प्रारंभ करते हैं आज की श्रृंखला। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, प्रथम भारतीय विद्रोह के नाम से जाना जाता है, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह के नाम से भी इस क्रांति को जाना जाता है। यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक क्या था, मजबूत विद्रोह था, जो कब तक चला, पूरे 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। इस विद्रोह का आरंभ मेरठ के छावनी क्षेत्रों में छोटी सी झड़पों तथा आगजनी से शुरू हुई थी। ठीक है, झड़पों तथा आगजनी से क्या हुई, शुरू हुई और पूरे देश में फैल गया। इस विद्रोह का अंत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के बाद माना जाता है। ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुई, समाप्ति हुई, तो इस विद्रोह का भी क्या हुआ, समाप्ति माना जाता है। ठीक है, कौन सा विद्रोह, 1857 का विद्रोह। देखो, अंग्रेजों के शासन के खिलाफ, जो ब्रिटिश सरकार के शासन के खिलाफ भारतीय सैनिकों ने 10 मई 1857 को संगठित क्रांति की शुरुआत की थी। कब की थी, 10 मई 1857 को संगठित क्रांति की शुरुआत की थी, जिसकी शुरुआत मेरठ से मंगल पांडे ने किया था। ठीक है, मेरठ के बैरकपुर छावनी से किसने, मंगल पांडे ने किया था। यह क्रांति शुरू होने के बाद देश के कई महत्वपूर्ण स्थानों पर तेजी से फैल गया। देश के आज़ादी के सेनानियों ने ब्रिटिश सरकार के सामने अपने विद्रोह की चुनौती बहुत बड़े स्तर पर खड़ी कर दी। ठीक है, जो देश के आज़ादी के जो सेनानी थे, उन्होंने ब्रिटिश सरकार के क्या कर दिए, रोंगटे खड़े कर दिए और विद्रोह की बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने रख दी थी। अगर चर्चा करें इस क्रांति के इतिहास के बारे में, ठीक है, तो देखो, क्रांति के प्रमुख कारण एवं नेता कौन कौन थे, कारण क्या क्या थे, इसकी प्रगति क्या क्या थी, इसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं।
तो क्रांति की प्रकृति क्या थी? देखो 1857 की क्रांति की शुरुआत सिपाही विद्रोह से शुरू हुई थी। ठीक है, इस क्रांति की शुरुआत सिपाही विद्रोह से शुरू हुई थी, लेकिन अंततः इसने क्या लोगों को भी जोड़ दिया था। ठीक है, सिपाही विद्रोह से तो प्रारंभ हुई थी, लेकिन अंततः इसमें क्या कर दिया, लोगों को भी जोड़ दिया। वीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई। ठीक है, पूछ लिया जाए कि देखो किस व्यक्ति द्वारा 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई, तो किसके द्वारा? वीडी सावरकर के द्वारा 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई। वहीं डॉक्टर एस एन सेन ने इसका वर्णन ऐसी लड़ाई जो धर्म के लिए शुरू हुई थी लेकिन स्वतंत्रता के युद्ध पर जाकर समाप्त हुई के रूप में व्यक्त करते हैं। देखो डॉक्टर एन एस सेन क्या करते हैं, इसे ऐसी लड़ाई से इसका संबंध मानते हैं जो धर्म के लिए शुरू हुई थी लेकिन क्या हुई, स्वतंत्रता के युद्ध पे जाकर ये समाप्त हो गई। वहीं डॉक्टर आरसी मजूमदार ने इसे क्या बताया, न तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता का युद्ध माना है। किसने? डॉक्टर आरसी मजूमदार ने। ठीक है, कुछ ब्रिटिश इतिहासकार के अनुसार यह मात्र एक किसान सिपाही बगावत था। क्या बोलते हैं ब्रिटिश इतिहासकार, ये केवल क्या था, एक किसान सिपाही बगावत था। ठीक है, इस क्रांति के कारण क्या क्या थे? ठीक है, 1857 की क्रांति के कारण क्या क्या था, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखो पहला था हमारा आर्थिक कारण क्या रहा होगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो क्या, अत्यधिक अप्रिय राजस्व व्यवस्था, मतलब कि अप्रिय राजस्व व्यवस्था, क्या ऐसी गंदी अप्रिय राज्य व्यवस्था रही होगी जो भारतीय लोगों को पसंद नहीं आई, किसी को पसंद नहीं आई। ठीक है, क्या ऐसी ब्रिटिश सरकार की राजस्व व्यवस्था थी? अगर राजस्व व्यवस्था की बात आई तो आपको पता होना चाहिए कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर जो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। देखो वो निम्न प्रकार की थी। निम्न थी आर्थिक विकास था, कृषि क्षेत्र की स्थिति थी, औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति, विदेशी व्यापार, जननांकीय परिस्थिति, व्यावसायिक संरचना एवं आधारित संरचना थी। ठीक है, जो कृषि के कार्य को क्या कर रही थी, व्यवधान थी, या किस प्रकार कृषि कार्य का विकास हो रहा था। ठीक है, अंग्रेजों ने भारतीय कृषि के क्षेत्र में भू राजस्व में ऐसी अप्रिय व्यवस्था थी जो लोगों को पसंद नहीं थी। मैंने बताया क्या, जमींदारी व्यवस्था होगी, महलवाड़ी व्यवस्था होगी, रैयतवाड़ी व्यवस्था होगी। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था को क्या, स्थायी बंदोबस्त, जागीरदारी, मालगुजारी, विश्वदारी। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा मैंने बताया था 1793 में। ठीक है, सलाहकार दो थे, जेम्स ग्रांट एवं सर जॉनसन। ठीक है, वहीं अगर बात करें महलवाड़ी तो कौन थे इसके प्रवर्तक, हार्ट मैकेंजी थी। रैयतवाड़ी के कौन थे, थॉमस मुनरो थे। ठीक है, अगर ये आपको इन व्यवस्थाओं के बारे में और अत्यधिक जानना है तो आप मेरे अर्थशास्त्र वाली वीडियो भाग पहला देख सकते हो, वहां आपको अच्छे से समझाया गया है। अभी हम खाली 1857 की क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि मेरी वीडियो कनेक्टिंग होती है तो तब आपको उसे जोड़ते हुए मैं चलता हूं। दूसरा पॉइंट है अधिक कराधान। देखो क्या था, उस समय अधिक कर लिया जाता था, इसके कारण किसानों को अत्यधिक ब्याज दरों पर साहूकारों से धन लेना पड़ता था। देखो ब्रिटिश सरकार अधिक कर लेती थी भारतीयों से। ठीक है, तो भारतीय किसान क्या करते थे, जो गांव में साहूकार जमींदार होते थे उनसे उधार लेते थे अत्यधिक ब्याज की दर पर। ठीक है, यह आर्थिक कारण थे। तीसरा पॉइंट है ब्रिटिश नीतियों ने भारतीय हथकरघा उद्योग, जो हाथ से सिलाई बुलाई कताई थी, उनको नुकसान पहुंचाया, जिन्हें आधुनिक उद्योगों के साथ विकसित नहीं किया गया। ठीक है, जो छोटे लेवल के उद्योग थे, लघु उद्योग थे, हथकरघा हाथ से सिलाई बुनाई कताई वाले उद्योग थे, ब्रिटिश सरकार ने इस पर क्या किया, अत्यधिक नुकसान पहुंचाया, जिन्हें आधुनिक उद्योग के साथ विकसित नहीं किया गया। ठीक है, चौथा पॉइंट है अंग्रेजों का अत्यधिक हस्तक्षेप, जमींदारों की घटती हुई स्थिति। ठीक है, अंग्रेजों को क्या अत्यधिक हस्तक्षेप हो गया। ठीक है, तो ये क्या बताया मैंने आपको, आर्थिक कारण बताए। अब चर्चा करते हैं राजनीतिक कारण क्या क्या रहे। ठीक है, सहायक संधि का प्रतिपादन किसने किया, लॉर्ड वेलिस्ली ने। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, बंगाल का शेर कहा जाता है। ठीक है, बंगाल का शेर किसे कहा जाता है, लॉर्ड वेलिस्ली को कहा जाता है। अगर सहायक संधि की बात आई तो इसे स्वीकार करने वाले क्षेत्र कौन कौन से थे, मैंने आपको बताया था भारत के गवर्नर जनरल पे। तो देखो हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर इसे क्या करने वाले थे, स्वीकार करने वाले क्षेत्र थे। ठीक है, वहीं कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके, लॉर्ड वेलिस्ली ने किया था। इसका शासनकाल 1798 से 1805 ईस्वी तक था। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है देखो व्यक्तपद सिद्धांत। ठीक है, व्यक्तपद सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, इसकी जो हड़प नीति थी। ठीक है, जो हड़प नीति थी उसके माध्यम से सतारा, झांसी, जैतपुर, संभल, बाघाट, उदयपुर और नागपुर को ब्रिटिश प्रभुत्व में शामिल किया। किसने, लॉर्ड डलहौजी ने। वहीं इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति भी अपनाएगी। इसी के शासनकाल में मैंने बताया कि प्रथम रेलगाड़ी
चलाई गई थी 1853 में, ठीक है। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित इसी के शासनकाल 1856 में किया गया था। वहीं पहली बार डाक टिकटों को इसी के समय में जारी किया गया था। और कलकत्ता से आगरा के मध्य तार सेवा भी प्रारंभ लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। अगर यहाँ पे व्यक्तिगत सिद्धांत आया है तो लॉर्ड डलहौजी इसके प्रतिपादक हैं, तो इसके बारे में बताना बनता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक अयोग्यता अधिनियम 1856 में, ठीक है। धर्म परिवर्तन बच्चे को संपत्ति का वारिस बनने से नहीं रोकेगा, ठीक है। तो ये का भी इसका क्या था, प्रमुख राजनीतिक कारण था, ठीक है। अब चर्चा करते हैं प्रशासनिक कारण क्या क्या थे। देखो, कंपनी के प्रशासन में भयंकर भ्रष्टाचार था, ठीक है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी था इसके प्रशासन में क्या था, भयंकर क्या था, भ्रष्टाचार था। खासकर किसके जो निचले स्तर की पुलिस और अधिकारी थे उनमें अधिक भ्रष्टाचार था इस लेवल पे। वही नेक्स्ट पॉइंट है, देखो भारतीय विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। देखो जो ब्रिटिश सरकार, अगर ब्रिटिश सरकार का अधिकार है तो वो भारतीयों के विकास पर कोई ध्यान नहीं देती थी। जितना भी विकास करते थे अपना ब्रिटिश शासन, अपना ब्रिटिश देशों का क्या करते थे, विकास करते थे, ठीक है। नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं सामाजिक आर्थिक कारण, ठीक है। देखो क्या रही सामाजिक आर्थिक कारण, देखो अंग्रेजों के स्वयं को श्रेष्ठ मानने का रवैया। अंग्रेज क्या करते थे, स्वयं को श्रेष्ठ मानती थी, श्रेष्ठ मानने का रवैया था उनका, ठीक है। ईसाई मशीनरियों की गतिविधियां, ठीक है। वहीं सामाजिक धार्मिक सुधार जैसे सती प्रथा का अंत कब हुआ, 1829 में, ठीक है। तो किसके द्वारा किया गया, राजा राम मोहन राय द्वारा, ठीक है। और क्या क्या जानते हो आप राजा राम मोहन राय के द्वारा। उस समय के तत्कालीन गवर्नर कौन थे, बताइए मुझे। उस समय के तत्काल गवर्नर थे हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। तो सती प्रथा का अंत मैंने 1829 में बताया, किसके द्वारा, हमारे राजा राम मोहन राय, जिन्होंने किसकी, ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी, ठीक है। कब की थी, 20 अगस्त 1828 को ब्रह्मो समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी, ठीक है। इन्हें आधुनिक भारत का पिता, पुनर्जागरण का अग्रदूत, वहीं सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, नव प्रभात का तारा, भारतीय पत्रकारिता का माना जाता है, अग्रदूत माना जाता है। अगर आपको राजा राम मोहन राय जी के बारे में और अत्यधिक जानना है तो आप हमारे प्रमुख धार्मिक सुधार आंदोलनों वाले प्लेलिस्ट पे जाके आप इनके बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जो मस्जिदों और मंदिरों की भूमि पर कर लगा दिया गया, ठीक है। तो ये इसके क्या थे, प्रशासनिक कारण थे, सामाजिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, जिसके कारण इस विद्रोह का क्या हुआ, तेजी से फैला और ब्रिटिश सरकार को क्या कर दिया, हिला डुला के रख दिया। नेक्स्ट पॉइंट है जो तात्कालिक कारण थे क्या रहे, देखो सामान्य सेवा जो प्रवर्तक अधिनियम था, भविष्य की भर्तियों को कहीं भी कार्य करने या यहाँ तक कि समुद्र पार करने का आदेश हो गया, ठीक है। जो ब्रिटिश समकक्षों की तुलना में भारतीयों को निम्न वेतन दिया जाता था, ठीक है। कंपनी में ब्रिटिश समकक्ष की तुलना में जो भारतीय कार्यरत थे तो ब्रिटिश वालों को अधिक वेतन दिया जाता था, भारतीय कर्मियों को क्या दिया जाता था, निम्न वेतन दिया जाता था, ठीक है। गेहूं के आटे में हड्डी का चूरा मिलाने की खबर मिल गई, ठीक है। और क्या बोला कि एनफील्ड राइफल की जो कार्टिज गाय और सुअर की चर्बी से बनी थी। जो क्या बोले कि जो एनफील्ड राइफल थी उनका जो कार्टिज होता था वो गाय की सुअर की चर्बी से बना होता था, ठीक है। गाय और सुअर की चर्बी से बना होता था, जिसके कारण यह विद्रोह तेजी से फैला, ठीक है। उस समय के तत्कालीन समकालीन घटनाएं क्या क्या थी, देखो प्रथम अफगान युद्ध हुआ था, ठीक है, 1838 से 42 हो गया, ठीक है। वहीं पंजाब युद्ध 1845 से 49, वहीं जो क्रीमिया का युद्ध था 1854 से 46 हो गया, ठीक है। संथाल विद्रोह 1855 से 57 हो गया, ठीक है। क्रांति के महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे, इनके बारे में आप चर्चा कर लेते हैं। देखो मेरठ घटना के बारे में पढ़ लेते हैं। 19वीं बैरकपुर नेटिव इन्फेंट्री ने नई शामिल की गई एनफील्ड राइफल उपयोग करने से मना कर दिया। बगावत फरवरी 1857 में फैल गई, जो कि मार्च 1857 में भंग हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक युवा सिपाही ने बैरकपुर में अपनी यूनिट के सार्जेंट मेजर पर गोली चला दी। 7वीं अवध रेजिमेंट को भी भंग कर दिया गया। मेरठ में 10 मई को विद्रोह हो गया। विद्रोहियों ने अपने बंदी साथियों को आजाद किया, उनके अधिकारियों को मार दिया और सूर्यास्त के बाद दिल्ली कूच कर गए। उसमें दिल्ली इस केंद्र का क्या रहा, महान केंद्र बना रहा। क्रांति एवं नेताओं के बारे में आप चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। क्रांति किन किन क्षेत्रों में हुआ और किस भारतीय नेता द्वारा उस क्षेत्र में इसका क्या किया गया, नेतृत्व किया गया, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं।
देखो, दिल्ली में क्रांति के जो प्रतीकात्मक नेता थे, मुगल शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। लेकिन वास्तविक शक्ति किसके हाथ में थी? सेनापति बख्त खां के हाथों में थी। ठीक है, दिल्ली में कौन किसके हाथों में थी? तो बहादुर शाह इसके नेता थे। ठीक है, और जो वास्तविक शक्ति थी वो इनके सेनापति बख्त खां के हाथों में। ठीक है, कानपुर में नाना साहेब, तात्या टोपे और अजीमुल्लाह खान के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। सर हुग व्हीलर स्टेनर कमांडर थे। इन्होंने समर्पण किया। नाना साहब ने खुद को पेशवा और बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित किया। ठीक है, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने मोर्चा संभाला और अपने पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया। अंग्रेज नागरिक हेनरी लॉरेंस की हत्या कर दी गई। शेष यूरोपीय नागरिकों को नए कमांडर इन चीफ सर कोलिन कैंपेबेल ने सुरक्षित निकाला था। ठीक है, बरेली में खान बहादुर, बिहार में कुंवर सिंह, जगदीशपुर में जमींदार और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह ने अपने क्षेत्रों में क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है, वहीं नेक्स्ट रानी लक्ष्मीबाई, जो कि क्रांति की सबसे असाधारण नेता थी, को गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण झांसी से बेदखल कर दिया गया था, क्योंकि जनरल ने उनके जो दत्तक पुत्र था सिंहासन का उत्तराधिकार स्वीकार करने से मना कर दिया था। ठीक है, मंगल पांडे, रानी अवंतिकाबाई, नाना साहब, बहादुर शाह जफर होगी, हमारी रानी लक्ष्मीबाई होगी, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, बख्त खां, लियाकत अली, बेगम हजरत महल। अब चर्चा कर लेते हैं क्रांति के दमन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। जॉन निकोलसन इस घेराबंदी के नेता थे, जो बाद में क्या हो गए? चोटिल हो गए थे। ठीक है, बहादुर शाह को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया, जहां सन 1862 में उनकी मौत हो गई। लेफ्टिनेंट हडसन द्वारा शाही राजकुमारी की माथे पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिल्ली के हारने के बाद सभी स्थानीय क्रांतियों का दमन होता चला गया और सर कोलिन कैंपबेल ने कानपुर और लखनऊ पर दोबारा कब्जा कर लिया। बनारस में कन्नन नील द्वारा क्या कर लिया गया? विद्रोह का निर्दयतापूर्वक दमन किया गया। ठीक है, इस क्रांति को असफल बनाने की जो रची गई साजिश थी उसके बारे में आप चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इस क्रांति को दबाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत के लोगों के साथ जानवरों की तरह सलूक किया जाता था। क्या बोल रहा है कि इस क्रांति को दबाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत क्या करती थी? लोगों के साथ जानवरों की तरह सलूक करती थी। लेकिन इसके बाद भी क्रांति नहीं रुकी, जिसके बाद इस क्रांति से डरे ब्रिटिशर ने अपने शासन में कई बदलाव किए और 1857 की क्रांति को असफल बनाने की साजिश शुरू कर दी। इससे भी चैन नहीं मिला तो उन्होंने तत्कालीन शिक्षा और बौद्धिक जगत में इन बातों की अफवाहें एवं दस्तावेजीकरण करवाना शुरू कर दिया। इस क्रांति से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हुआ। इस क्रांति से क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो गया? राज खत्म हो गया। देखो, भारत के इस प्रथम क्रांति के धीमे पड़ते ही साल 1858 में ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्तित्व को समाप्त कर दिया, जिसके बाद भारत पर शासन का पूरा अधिकार क्वीन विक्टोरिया ने अपने हाथों में ले लिया। इंग्लैंड में 1858 ईस्वी के अधिनियम के तहत एक भारतीय राज्य सचिव की व्यवस्था की गई। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों को एक मंत्रणा परिषद बनाया गया। इन 15 सदस्यों में 8 की नियुक्ति सरकार और 7 की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा चुनने की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट देखो, 1857 का भारतीय विद्रोह भारत के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था, जिसने ब्रिटिश राज की ओर एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य किया। ठीक है, अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं विद्रोह के बारे में। ठीक है, यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन जनता की भागीदारी भी इसमें हासिल हो गई थी। ठीक है, विद्रोह के कई नामों को से जाना जाता है। विद्रोह को अनेक नामों से जाना जाता है। सिपाही विद्रोह, ब्रिटिश इतिहासकार द्वारा भारतीय विद्रोह, महान विद्रोह, भारतीय इतिहासकार द्वारा 1857 का विद्रोह, भारतीय विद्रोह, स्वतंत्रता का पहला युद्ध, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा कहा गया है। मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, अब पढ़ते हैं व्यक्तिगत सिद्धांत के बारे में। ठीक है, ये क्या था? देखो, वर्ष 1840 के दशक के अंत में लॉर्ड डलहौजी द्वारा पहली बार व्यक्तिगत का सिद्धांत नामक उल्लेखनीय ब्रिटिश
तकनीक का सामना किया गया था। इसमें अंग्रेजों द्वारा किसी भी शासन के निसंतान होने पर उसे अपने उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार नहीं था। अंततः शासक की मृत्यु होने के बाद या सत्ता का त्याग करने पर उससे शासन पर कब्जा कर लिया जाएगा। इन जो डलहौजी का क्या था, हड़प नीति, ठीक है, क्या बताए, व्यक्तिगत सिद्धांत क्या था, अगर किसी का संतान नहीं है तो वो किसी दूसरे को गोद लेके क्या कर सकता है, उस राज्य का क्या राजकुमार नहीं बन सकता है, ठीक है, तो उसके शासन को क्या कर लिया जाएगा, हड़प लिया जाएगा, ठीक है। मैंने आपको पहले भी इसके बारे में व्याख्यात्मक रूप में बताया, ठीक है। इन समस्याओं में ब्राह्मणों के बढ़ते असंतोष को भी शामिल किया गया, जिनमें से कई लोग राजस्व प्राप्ति के अधिकार से दूर हो गए थे या अपने लाभप्रद पदों को खो चुके थे, ठीक है। अब चर्चा कर लेते हैं इसके सैन्य कारण क्या रहे थे, ठीक है। 1857 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। भारत में ब्रिटिश सैनिकों के बीच भारतीय सिपाहियों का प्रतिशत 87 था। कितना था भारतीय सैनिकों का, इसमें 87% था, लेकिन उन्हें ब्रिटिश सैनिकों से निम्न श्रेणी में माना जाता था। उन्हें ब्रिटिश सैनिकों से निम्न श्रेणी में माना जाता था। एक भारतीय सिपाही को उसी रैंक के एक यूरोपीय सिपाही से कम वेतन या भुगतान किया जाता था। आपको बताऊं, अगर दो कैप्टन है, एक ब्रिटिश का कैप्टन है, एक भारत का कैप्टन है, तो दोनों एक ही रैंक में है। भारत वाला भी कैप्टन है, ब्रिटिश वाला भी कैप्टन है, लेकिन क्या करते थे, भारत वाले को निम्न श्रेणी का मानते हुए कम वेतन दिया जाता था, जबकि जो ब्रिटिश वाला था उसे उच्च श्रेणी का मान के अधिक वेतन दिया जाता था, ठीक है। उनसे अपने घरों से दूर क्षेत्रों में काम करने की अपेक्षा की जाती थी। भारतीयों को क्या किया जाता था, उनसे दूर, अपने घरों से दूर काम करने की अपेक्षा की जाती थी। वर्ष 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक नया कानून जारी किया, जिसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। ऐसा किसने बोला, लॉर्ड कैनिंग ने बोला, ठीक है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं लॉर्ड कैनिंग के बारे में, ठीक है। देखो, चार्ल्स जॉन कैनिंग 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान भारत का पहला राजनेता और गवर्नर जनरल था, ठीक है। देखो क्या है, चार्ल्स जॉन कैनिंग 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान भारत का पहला राजनेता और गवर्नर जनरल था, ठीक है। वह वर्ष 1858 में भारत का पहला वॉइसरॉय बना था, ठीक है। उसके कार्यकाल में हुई महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या थी उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, सन 1857 के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने में सक्षम था, ठीक है। वहीं भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पारित करना, जिसमें भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की क्या हुई, शुरुआत हुई। व्यक्तिगत के सिद्धांत को वापस लेना, जो 1858 के विद्रोह के मुख्य कारणों में एक था। आपराधिक प्रक्रिया संहिता का परिचय हो गया। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम का अधिनियमन हो गया। भारतीय दंड संहिता 1858, इनके क्या थे, शासनकाल में जो प्रमुख क्या हुए थे, बताओ मुझे, जो प्रमुख घटनाएं सम्मिलित थी इनके शासनकाल में, ठीक है। अब चर्चा कर लेते हैं तात्कालिक कारक, ठीक है। तो देखो, 1857 के तात्कालिक कारक क्या थे, जो विद्रोह सैनिकों ने किया था। एक अफवाह यह फैल गई थी कि नई एनफील्ड राइफलों के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। इसके कारण क्या थे तात्कालिक की, यह खबर फैल गई कि जो नई एनफील्ड राइफल्स हैं उनके कारतूसों में गाय की चर्बी हो गई, सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है। सिपाहियों को इन राइफल्सों को लोड करने से पहले कारतूस को मुंहों से खोलना पड़ता था, ठीक है। सिपाहियों को इन कारतूसों को लोड करने से पहले कारतूसों को क्या, मुंहों से खोलना पड़ता था। उसमें क्या थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों ने उनका इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों ने क्या कर दिया, इस कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। लॉर्ड कैनिंग ने इस गलती के लिए संशोधन करने का प्रयास किया और विवादित कारतूस वापस ले लिया गया, लेकिन इसकी वजह से कई जगहों पर अशांति फैल चुकी थी। मार्च 1857 को नए राइफल्स के प्रयोग के विरुद्ध मंगल पांडे ने आवाज उठाई और अपने वरिष्ठ अधिकारी पर हमला कर दिया, उसे गोली मार दी, ठीक है। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को क्या कर देगी, फांसी की सजा देगी। ऐसे महान क्रांतिकारी हमारे मंगल पांडे को क्या 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को क्या कर दिया गया, फांसी पे चढ़ा दिया गया। ये हंसते हंसते हमारे देश के लिए क्या हो गए, शहीद हो गए। 9 मई 1857 को मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों ने नए राइफल्स का प्रयोग करने से इनकार कर दिया तथा विरोध करने वाले सैनिकों को क्या कर दिया, 10-10 वर्ष के लिए सजा सुना दिया था, ठीक है। अब बात करते हैं विद्रोह के केंद्रों के बारे में। देखो, विद्रोह पटना से लेकर राजस्थान की सीमाओं तक फैला हुआ था। विद्रोह के मुख्य केंद्रों में कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर और बिहार के आरा जिले शामिल थे। लखनऊ में यह अवध की राजधानी थी। अवध के पूर्व राजा और बेगमों में से एक बेगम हजरत महल के विद्रोह का नेतृत्व किया। कानपुर विद्रोह का नेतृत्व पेशवा बाजीराव
तृतीय के पुत्र नाना साहब द्वारा किया गया। झांसी 22 वर्षीय रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया, क्योंकि उनके पति की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उनके दत्तक पुत्र को झांसी के सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया था। मैंने हड़प नीति बताई, ठीक है। डलहौजी का व्यक्तिगत नीति यही था, ठीक है। ग्वालियर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विद्रोहियों का नेतृत्व किया और नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर उन्होंने ग्वालियर तक मार्च किया और उस पर कब्जा कर लिया, ठीक है। यह ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ मजबूती से लड़ी, लेकिन अंततः अंग्रेज से हार गई थी। ब्रिटिश सरकार के लिए मजबूती से लड़ी थी रानी लक्ष्मीबाई, लेकिन अंततः हार गई। ग्वालियर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। बिहार विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था, जो जगदीशपुर बिहार के एक शाही घराने के थे, ठीक है। दमन और विद्रोह के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 1857 का विद्रोह 1 वर्ष से अधिक समय तक चला। इससे 1857 के मध्य तक दबा दिया गया। मेरठ में विद्रोह भड़कने के 14 महीने बाद 8 जुलाई 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा शांति की घोषणा की गई। अब चर्चा कर लेते हैं जो विद्रोह के स्थान थे और उसमें जो भारतीय नेता थे और जो विद्रोह दबाने वाले थे उनके बारे में, ठीक हो। दिल्ली में जो विद्रोह फैला वो किसके नेतृत्व में हुआ? बहादुर शाह द्वितीय के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। वही मैंने बताया था, पूरा शक्ति किसके हाथों में था? वास्तविक शक्ति इनके सेनापति बख्त खां के हाथों में था, ठीक है। ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने विद्रोह दबाया कौन थे? जॉन निकोलसन थे, ठीक है। वहीं लखनऊ में बेगम हजरत महल इसकी क्या थी? नेतृत्व करता थी। हेनरी लॉरेंस द्वारा ये दबा दिया गया, ठीक है। कानपुर में नाना साहब थे। सर कोलिन कैम्पेन ने इसे क्या कर दिया? दबा दिया गया, ठीक है। झांसी और ग्वालियर में लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे थे। जनरल ह्यूग रोज द्वारा इसे दबाने का प्रयास किया गया। बरेली में खान बहादुर खान थे, ठीक है। खान बहादुर खान थे। सर कोलिन कैम्पेन ने इसे दबाने का प्रयास किया। और इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली थे। कर्नल ऑनसेल उस समय क्या थे? इसे ब्रिटिश सरकार के दबाने वाली, विद्रोह को दबाने वाले अधिकारी थे। और नेक्स्ट है बिहार में कुंवर नारायण थे, ठीक है। विलियम टेलर ने इसे दबाने का पूरा क्या किया? प्रयास किया था, ठीक है। अब चर्चा करते हैं यह विद्रोह असफल क्यों हुआ, ठीक है। था तो बहुत भयानक, बहुत तेजी से फैला हुआ, बहुत ही ब्रिटिश सरकार की रोंगटे करने वाला विद्रोह था, लेकिन असफल क्यों रहा? देखो, सीमित प्रभाव। हालांकि विद्रोह काफी व्यापक था, लेकिन देश का एक बड़ा हिस्सा इससे अप्रभावित रहा, ठीक है। क्या रहा? देखो, विद्रोह तो बहुत ही क्या था? काफी व्यापक था, लेकिन देश का एक बड़ा हिस्सा इससे क्या रहा? अप्रभावित रहा, ठीक है। विद्रोह मुख्य रूप से दोआब क्षेत्र तक ही सीमित रहा, जैसे सिंध, राजपूताना, कश्मीर और पंजाब के अधिकांश भाग में क्या रहा? सीमित रहा। बड़ी रियासतें हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर हो गया, कश्मीर तथा राजपूताना के लोग विद्रोह में शामिल नहीं हुए। दक्षिण प्रांतों के ने भी इसमें भाग नहीं लिया, ठीक है। प्रभावी नेतृत्व नहीं, विद्रोह में एक प्रभावी नेता का अभाव था। हालांकि नाना साहेब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई आदि बहादुर शाह नेता थे, लेकिन वे समग्र रूप से आंदोलन को प्रभावी नेतृत्व प्रदान नहीं कर सके। सीमित संसाधन, सत्ताधारी होने के कारण रेल, डाक, तार एवं परिवहन तथा संचार के अन्य सभी साधन अंग्रेजों के अधीन थे, इसलिए विद्रोहियों के पास हथियार और धन की भी कमी पड़ गई थी, ठीक है। बहुत से कारण नहीं, देखो, सारा का सरकार ब्रिटिश की है तो भारतीयों के पास ज़्यादा कुछ हथियार भी नहीं थे, धन का अभाव था, ठीक है। और जो संचार व्यवस्था था इसका अभाव था, जिसके प्रमुख कारण है इसका असफल होने का, ठीक है। मध्य वर्ग की भागीदारी नहीं, अंग्रेज शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग, बंगाल के अमीर व्यापारी और जमींदारियों के विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद, ठीक है। ये इसके क्या रही? असफल होने के प्रमुख कारण थे, ठीक है। देखो, विद्रोह का परिणाम क्या रहा है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। कंपनी शासन का अंत हो गया। 1857 का महान विद्रोह आधुनिक भारत के इतिहासकार में एक ऐतिहासिक घटना थी। इस विद्रोह से क्या हो गया? कंपनी का अंत हो गया था, ठीक है। उसका वर्चस्व पूरी तरह समाप्त हो गया था, ठीक है। यह विद्रोह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत का कारण बना। ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष शासन, ब्रिटिश राज के भारत में शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। इसकी घोषणा पहले वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में की थी। भारतीय प्रशासन को महारानी विक्टोरिया ने अपने अधिकार में ले लिया, जिसका प्रभाव ब्रिटिश संसद पर पड़ा, ठीक है। भारत का कार्यालय देश के शासन और प्रशासन को संभालने के लिए बनाया गया। धार्मिक सहिष्णुता हो गया, ठीक है। सहिष्णुता हो गया। अंग्रेजों को यह वादा किया कि वे भारत के लोगों के धर्म एवं सामाजिक रीति रिवाजों पर, परंपराओं पर सम्मान करेंगे, ठीक है। प्रशासनिक परिवर्तन, भारत के गवर्नर जनरल के पद पर वायसरॉय के पद से स्थानांतरित किया गया। भारतीय शासकों के अधिकारों की मान्यता दी गई, ठीक है। व्यक्तिगत के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। वहीं जो सैन्य पुनर्गठन, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय
निर्णय लिया गया था, लेकिन शस्त्रागार ब्रिटिश शासन के हाथों में रहा। बंगाल की सेना के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए यह योजना बनाई गई थी। ठीक है, इसके निष्कर्ष क्या आ रही है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, निष्कर्ष क्या आ रही है इस क्रांति के। ठीक है, देखो 1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहासकार की एक अभूतपूर्व घटना थी। इसके कारण भारतीय समाज के कई वर्ग एकजुट हुए। हालांकि विद्रोह वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा, लेकिन इसने भारतीय राष्ट्रवाद के क्या कर दिए, बीज बो दिए थे। ठीक है, अब बात करते हैं 1857 के विद्रोह पर लिखी गई प्रथम पुस्तक, प्रमुख पुस्तकें क्या है। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी गई। ठीक है, पूरन चंद्र जोशी द्वारा क्या लिखी गई, रिबेलियन 1857 ए सिंपोजियम लिखी गई। ठीक है, जॉर्ज ब्रूस मल्लिसन द्वारा द इंडियन इम्यूनिटी ऑफ 1857 लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिस्टोफर हिबल द्वारा ग्रेट इम्यूनिटी लिखी गया। ठीक है, इकबाल हुसैन द्वारा रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबेल ऑफ 1857 लिखा गया। ठीक है, खान मोहम्मद सादिर खान द्वारा एक्सहिबिशन ऑफ ट्रूथ अनुसुंग हीरोज ऑफ 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक लिखी गई। तो ये थे 1857 की पूरी कहानी। ठीक है, जिसने क्या कर दिया, ब्रिटिश सरकार के क्या कर दिए, रोंगटे खड़े कर दिए और ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या कर दिया, वर्चस्व पूरी तरह समाप्त कर दिया। हमारे 3 वीडियो पढ़ चुके हैं, जो वॉइस रॉय थे उनके बारे में बता दिया, भारत के जो गवर्नर थे उसके बारे में बता दिया 1856 तक। उसके बाद 1857 की क्रांति की भी आज सीरीज समाप्त हो गई है, जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल बिहेव एजुकेशन उपकार पे संलग्न हो सकते हो, जहां पे आपको क्या दिया जाता है, व्यवहारिक शिक्षा प्रदान किया जाता है और आपको आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए क्या बनाया जाता है, मजबूत बनाया जाता है।